नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी के साए में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही चुनाव आयोग ने रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस कारण से यह चुनाव अब डिजिटल चुनाव होगा। इस ऐलान के साथ ही कुछ राजनीतिक दलों ने जहां इस फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं कुछ दल पशुपेश में पड़ गए हैं। इसी बीच चुनाव विशेषज्ञ राजनीतिक दलों के नफा नुकसान का आकलन करने में जुट गए हैं कि डिजिटल प्रचार में कौन से दल को बाकी दल से अधिक फायदा हो सकता है। दरअसल कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही वर्चुअल तरीके से लोगों तक पहुंच बनाने और प्रचार कराने को लेकर राजनीतिक दलों पर दबाव बढ़ गया है। इन तैयारियों के लिए तकनीकी दक्षता के साथ पार्टी संसाधनों की भी जरूरत होगी। चुनाव एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे में बीजेपी को प्रचार के मामले में अन्य राजनीतिक दलों से बढ़त मिल सकती है और इसके कई कारण हैं। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग के इस ऐलान के बाद तुरंत ही बीजेपी का डिजिटल विभाग एकदम सक्रिय हो गया है। दरअसल बीजेपी ने हाल ही में अपनी समीक्षा बैठकों में भी पार्टी की आईटी टीम को तैयार रहने के लिए कहा है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी ने डिजिटल अभियान की तैयारी कोरोना की पहली लहर से कर दी थी, जबकि दूसरी लहर में इसे तेज कर दिया था। हर जिले में बीजेपी कार्यालय बनाने के साथ ही उसमें आईटी विभाग का कमरा भी निर्धारित कर दिया गया था। जहां पर पार्टी के अपने कार्यालय नहीं थे, वहां पर इसकी तैयारी शुरू कर दी गई थी। इसके उलट चुनाव आयोग के ऐलान के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब्जा जमाए हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन कार्यकर्ताओं के पास संसाधन नहीं है, वो वर्चुअल रैली कैसे करेंगे? जो छोटी पार्टियां हैं, उन्हें कैसे स्पेस मिलेगा? बता दें कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर यहां विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कोरोना की चुनौतियां, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग ने 10 फरवरी से चुनाव की घोषणा की है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। तो देश के 5 राज्यों में होने जा रहे चुनावों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने बताया कि 10 फरवरी से 10 मार्च के बीच में पूरी चुनावी प्रक्रिया को संपन्न करा लिया जाएगा। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को एक चरण में मतदान करवाया जाएगा। वहीं मणिपुर का चुनाव 2 चरणों में पूरा होगा। सभी राज्यों के नतीजे 10 मार्च को सामने आ जाएंगे। अब इन तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोविड के समय पर इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन कमीशन भी तमाम नियमों को और तमाम नियम बनाए हैं। मेडिकल ऑफिसर्स, नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट और अन्य जगह पर मेडिकल ऑफिसर भी नोडल ऑफिसर्स हैं। तो कहीं ना कहीं आशंका इस बात की भी है कि कोविड होगा या कोविड फैलेगा। और अगर वर्चुअल रैली के लिए हम जाएंगे तो उन पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए। जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स के पास अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वर्चुअल रैली के लिए तमाम चीज़ें नहीं हैं, तो आखिरकार वो कैसे करेंगे? इसलिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को कुछ तो सहयोग करना चाहिए, चाहे वो चैनल के माध्यम से विपक्ष के लोगों को समय ज़्यादा दें, फ्री में समय मिले। ये अगर इलेक्शन कमीशन चिन्हित करता है, निश्चित करता है, तो वर्चुअल रैली या वर्चुअल कार्यक्रम या पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी बात जनता तक पहुँचाने चाहेंगे तो ये कामयाब रहेंगे। तो लेकिन ऐसा क्यों किया जाए? क्योंकि वर्चुअल का सहारा अगर बीजेपी भी लेगी, सारी पार्टीज लेगी, तो बाकी लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों उनको फ्रंट की जरूरत पड़ेगी? मैं ये चाहता हूँ कि सभी पार्टियों को मौका मिले और इलेक्शन कमीशन ये कहे कि लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बराबर से देखना चाहिए। मतलब बीजेपी पहले से इसमें मजबूत है? बीजेपी के पास पहले से बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सरकार में है। इलेक्शन बॉन्ड भी सबसे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। अगर खर्चा करने में सबसे आगे कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। चलिए इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। आशीष चतुर्वेदी जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और रत्नाकर सिंह जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। थोड़ी ही देर में डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ जाएंगे। रत्नाकर जी, शुरुआत आपके साथ कर लेते हैं।
अगर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है कोविड के मद्देनजर कि अगर आपको जनसभा करनी है, रैली करनी है, अब आप डिजिटल माध्यम से कीजिए, कोई सोशल गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, तो इसमें कांग्रेस को आपत्ति कहां आ रही है? देखिए, ये चुनाव जो है ये लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा पर्व होता है और इस पर्व में सभी लोग सहभागी होते हैं। चाहे वो शिक्षित वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अगड़ा वर्ग हो, सारे लोग इसमें सहभागी होते हैं। रही बात जो चुनाव में अपने मुद्दों को लेके जाते, जनता के बीच में लोग जाते हैं और बताते हैं कि हमने क्या क्या काम किया। सत्तारूढ़ पार्टी बताती है अपनी जो उपलब्धियां हैं उनको गिनाती है। बाकी जो पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां हैं या दूसरी विपक्ष की पार्टियां हैं, वो जाती हैं और अपने किस तरह से वो बदलाव लाएंगी, ये सारी चीजों को वो जनता के बीच बताते हैं। तो ये जो वर्चुअल रैली जो चुनाव आयोग ने डिक्लेयर किया है कि वर्चुअल रैली ही कर सकते हैं और रैलियां नहीं कर सकते हैं फिजिकल, तो इसमें देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलने वाला है। क्योंकि जैसा कि आपने सुना अभी विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, आज के पास उनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्पिटेंट पार्टी है। उनके आईटी सेल्स को भी सारे लोग देखते हैं कि किस तरह से वो एक मुद्दे को सारे देश में तुरंत पहुंचा देते हैं। किस तरह से उनका आईटी सेल बना हुआ है जिसमें पेड एम्प्लॉइज भी रखे हैं उन्होंने, चूंकि उनके पास पैसा है इतना सारा, तो वो पेड एम्प्लॉइज भी रखे हैं और इनका आईटी सेल जो है गांव-गांव तक फैला हुआ है। तो ये कोई भी संदेश या अपनी बात कहना चाहेंगे तो वो तुरंत आईटी सेल के माध्यम से या वर्चुअल रैली में जो इनके पास पैसे हैं उनके माध्यम से रैलियां करेंगे और वो अपने संदेश को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में छोटी पार्टियों को भी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी की बड़ी पार्टियां होती हैं। तो छोटी पार्टियां अगर जहां पे उनके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर उतने स्ट्रांग नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास आईटी सेल गांव-गांव तक नहीं है, तो आखिर में वो किस तरह अपनी बातों को जनता तक पहुंचाएंगे? प्रश्न यहाँ पे उठता है। अगर चुनाव आयोग इस तरह का निर्णय लिया है तो वो छोटी पार्टियों के बारे में और अन्य पार्टियों के बारे में उसको जरूर विचार करना चाहिए था कि किस तरह से वो अपनी बातों को जनता तक पहुंचाएंगे। देखिए, रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो कहीं ना कहीं यह बहुत ही कॉम्पिटेंट है आज के डेट में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वो अपनी बातों को रख पाएगी और बाकी अन्य दल जो है वो नहीं रख पाएंगे। और कांग्रेस पार्टी जो है यह मांग कर रही है आज के डेट में कि आप चुनाव आयोग जो है नुक्कड़ सभाओं का जो है इजाजत दे। देखिए, नुक्कड़ सभाओं का इजाजत होने से कुछ लोगों की गैदरिंग होगी और जनता तक उनकी बातें पहुंचेंगी, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है, अगर नुक्कड़ सभाओं का अगर आयोजन का परमिशन देती है तो ये भी ध्यान रखना है कि हम लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करें। अगर जो भी छोटी पार्टियां हैं अगर इस तरह की, या कोई अन्य भी पार्टियां अगर इस तरह का पालन नहीं करती हैं, तो उसको उनकी जो नुक्कड़ सभाएं रद्द कर दी जाए और उनको परमिशन नहीं दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जनता तक संदेश भेजना है लोगों को, पार्टियां जो है अपने एजेंडे को जनता तक पहुंचाना है, तो उनको इस तरह की सभाओं का जो है निश्चित रूप से परमिशन देना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक उनकी बातें पहुंच सके और वो अपनी बातों को जनता तक पहुंचाकर और चुनाव में अपने समीकरण जो है सटीक बैठा सके। चलिए आशीष चतुर्वेदी जी, अब एक रिएक्शन आपका भी हम ले लेते हैं। ये अज़दुद्दीन ओवैसी का भी कहना है कि नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है कि यूपी में हर 100 में से सिर्फ 39 लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसे में किस तरीके से पार्टियां अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाएंगी अगर डिजिटल प्रचार अपनाया भी जाता है तो? देखिए पल्लवी जी, अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने नई गाइडलाइन तय की है जी, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने की बात कही जा रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने ऐसी बात कही है और आपने भी अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में इस तरह की बात कही है। मुझे लगता है पल्लवी जी, सबसे पहले तो हमको चर्चा ये करनी चाहिए जी कि ये जो नई गाइडलाइन आई है ये किस कारण से आई है। आप देखिए कि कोरोना की तीसरी लहर प्रारंभ हो चुकी है, देश में 1.5 लाख केस आ रहे हैं और बड़ी तीव्र गति से इसका फैलाव जारी है। आप देखिए, उनको चर्चा ये करनी चाहिए कि इससे जनता को कितना फायदा होगा। आप देखिए, आप जैसे न्यूज चैनल हमेशा ये चर्चा करते थे कि देश में कोरोना की लहर बढ़ रही है और रैलियां हो रही है और सरकार राजनीतिक सम्मेलनों को, राजनीतिक रैलियों को अलग करती है, विवाहों में प्रतिबंध लगाती है, सामाजिक कार्यक्रमों में प्रतिबंध लगाती है, लेकिन राजनीति में शायद कोरोना नहीं घुसता। इस तरह के कटाक्ष भी किए जाते हैं। जी जी। तो मुझे लगता है इसका सबसे ज्यादा फायदा तो जनता को होगा कि कोरोना का प्रसार एक तरह से फैलने से रोक पाएगा।
अब मैं आपको बात करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, जो आप चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ये बात सही है, भारतीय जनता पार्टी डिजिटली अन्य पार्टियों की अपेक्षा एडवांस स्थिति में है। देखिए, अगर पल्लवी जी आपको ध्यान हो तो 2014 का जब कैंपेन हुआ था, जब नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, उस जमाने में भी जब रैलियों पे कोई प्रतिबंध नहीं था, भारतीय जनता पार्टी ने वर्चुअल कैंपेन प्रारंभ किया था। तो भारतीय जनता पार्टी का एक स्ट्रक्चर और एक कल्चर है, जिसके कारण हम जो भी नई टेक्नोलॉजी है उसको आत्मसात करते हैं और उसके कारण करते हैं। और ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है, देश की अनेक पार्टियां इसमें सिद्धस्त हैं और करती हैं। आप देखिए, ट्विटर पे मैं देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत ट्रेंड चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत ट्रेंड चलते हैं। तो ऐसा नहीं है। और देखिए, हमको ये भी समझना होगा कि कोरोना के कारण अभी इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी तक इन रैलियों पर, नुक्कड़ सभाओं पर, रोड शो पर जो प्रतिबंध लगाया है, उसकी समीक्षा वो 15 जनवरी से करेगा। और इलेक्शन कमीशन देश में कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, वो स्वतंत्र है और वो अपने हिसाब से निर्णय लेगा। जहां तक कांग्रेस प्रवक्ता की बात है कि नुक्कड़ सभाओं की परमिशन दी जानी चाहिए, मुझे लगता है कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनको अपना एक रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन कमीशन में देना चाहिए। तो उनकी पार्टी जो उनकी जो पॉइंट्स है उसका भी इलेक्शन कमीशन संज्ञान लेगा। ठीक है डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, इस पूरे मसले पर आपका ओवरऑल कमेंट तो मैं चाहूंगी, लेकिन बीएसपी को लेकर मैं एक बात कहना चाहती हूं। बसपा समर्थकों का भी ये मानना है कि उनका जो वोटर है वो डिजिटली इतना सक्रिय नहीं है, ऐसे में वो उन तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाएंगे, तो उनको वहां पर भी नुकसान होगा, अपने परंपरागत वोटर को लेकर भी उनका नुकसान हो सकता है। जो रत्नाकर जी भी कह रहे थे जी, उस बात में दम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, खुद अभी स्वीकार किया है आशीष चतुर्वेदी जी ने कि ये डिजिटली जिस तरह से भाजपा इक्विप्ड है, जिस तरह से इन्होंने तैयारी की है, चाहे जो भी कारण है। तो आपको याद होगा कि इन्होंने तैयारी की थी 2014 के इलेक्शन के पहले। कल भी आपकी चर्चा में मैंने ये बात रखी थी कि 3D से जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी उसमें प्राइम मिनिस्टर की रेस में थे, कैंडिडेट थे बीजेपी के, उन्होंने गांव-गांव में, रिमोट एरियाज में इस ढंग से सभाएं की थी जैसे कि वो वास्तविक सभा हो। लोगों ने उसको उसी तरह से एंजॉय किया था, देखा था, सुना था। हमने भी ऐसे जर्नलिस्ट अटेंड किया था उनकी कई रैलीज, जो 3D से प्राइम मिनिस्टर ने, वुड भी प्राइम मिनिस्टर उस समय थे, उन्होंने अपने कार्यक्रम किए थे। तो ये फर्क तो है, लेकिन मेरा एक और इसमें पक्ष है, मानना है। देखिए, कल बसपा और सपा के कुछ लोग ये बात कह रहे थे, कांग्रेस और भाजपा ने कल दोनों ने इन चीजों को स्वीकार किया और स्वागत किया। आज ये पहली बार मैं रत्नाकर जी से सुन रहा हूँ जो उन्होंने डिमांड किया है कि नुक्कड़ सभाओं और इस चीज की परमिशन दी जाए। कल बीजेपी और कांग्रेस ने इक्वली इसका स्वागत किया था और कहा था कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चुनाव आयोग तय करेगा उस पर हम लोग प्रिपेयर्ड है। और इसका एग्जाम्पल भी है। देखिए, सपा, बसपा और खासतौर से बसपा और बाकी और छोटे छोटे दल जो है, अपना दल, इन लोगों की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन मैं सपा को भी नहीं मानता हूं कि इसमें बहुत पीछे हैं। इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप देखिए कि मेरी रणदीप सुरजेवाला जी से, जो इनकी मीडिया के और इसके हेड रहे हैं, उनसे 2017-18 में इस बात पे काफी डिटेल में डिस्कशन हुआ था। हमारे एक कार्यक्रम में भी हुआ है, उन्होंने बुलाया था। स्मृति ईरानी उसमें एनवी मिनिस्टर थी, तो एक ही मंच पे दोनों लोग हमने बुलाया था। उस चर्चा में उन्होंने ये बात कही कि आज की जो मीडिया है, जो खास तौर से उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शिकायत थी और कांग्रेस के लोगों को आज के लिए शिकायत रहती भी है जब से मोदी सरकार सत्ता में है, कि वो उन्हें प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर कवरेज नहीं देते हैं। तो उस समय ही एक स्ट्रेटजी बनाई कांग्रेस ने, रणदीप सुरजेवाला जी, हमें जहाँ तक जानकारी है, उस स्ट्रेटजी के मास्टरमाइंड है। उन्होंने ही इसको रखा राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस परिवार के सामने कि क्यों ना हम लोग सोशल मीडिया पे आ जाए। और आप देखेंगे कि उसके बाद एक इतना बड़ा बदलाव हुआ कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, काफी लंबे समय तक कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को भी ज्यादा स्पेस, ज्यादा समय नहीं देता था। जब उन्होंने बड़े मुद्दों पर ट्वीट करना शुरू किया, अपने कुछ कमेंट्स करने शुरू किए, आप देखिए पूरी मीडिया उनके पीछे भागने लगी। ये कहते हैं कि एक सी चेंज था, एक मेजर चेंज था उनके एक्शन प्लान में, मीडिया स्ट्रेटेजी में। जब मीडिया में वो अपने बयान देते थे, अपनी बातें रखते थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट में, उनको भाव नहीं मिलता था। मैं कहता हूँ सीधे सीधे शब्दों में,
और उनका ये आरोप था, उसमें एक पक्ष एक हद तक सही भी हो सकता है कई स्तर पे, कि मीडिया के लोग पर सरकारों का दबाव होता है, राज्यों में जिनकी सरकार होती है, केंद्र में जिसकी सरकार होती है, और ये पहले के जमाने में और भी ज्यादा था। तो दीक्षित जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो ये बात कही जा रही है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तो पूरा कब्जा भारतीय जनता पार्टी का है? आज 2 दिन ओवैसी कह रहे हैं ये बात। ये बिल्कुल गलत बात है। आप देख लीजिए, जब फेसबुक से लड़ाई हो रही थी केंद्र सरकार के कई मुद्दों को लेकर के, तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी थी, खुल करके खड़ी थी। जब एक यहाँ पे ऑम्बुड्समैन लगाने की बात थी सोशल मीडिया में, ट्विटर के लिए, फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप के लिए, तो जिस तरह से रविशंकर प्रसाद ने उस समय लॉ मिनिस्टर के तौर पे, आईटी मिनिस्टर के तौर पे ये बात रखी थी, उसको कहाँ सपोर्ट मिला? ऑन दी अदर हैंड विपक्ष ने कहा कि सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करके शायद केंद्र सरकार गला दबाना चाहती है विपक्ष की आवाज का लोकतंत्र में। तो एक तरह से सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है पल्लवी जी कि देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बाकी मीडिया सरकार के दबाव में आ सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का अभी पूरे दुनिया में ऐसा चरित्र है कि आप देखें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप को उन्होंने स्नब कर दिया। तो भारत की बात क्या है? भारत में तो आप देखिए कि केंद्रीय मंत्री को उन्होंने आउट कर दिया था कुछ समय के लिए, और ये बड़ा मुद्दा बन गया हमारे यहाँ। तो उस पर जब से आप देखिए, मैं जो बात कर रहा था कि ट्विटर पे अपनी बातें राहुल गांधी जी इम्पोर्टेंट मुद्दे पर, चाहे गलवान हो, चीन से लड़ाई हो, संघर्ष हो, या महंगाई का मुद्दा हो, या पेट्रोलियम पदार्थों का मुद्दा हो, वो एक ट्वीट कर देते हैं सवेरे सवेरे। और आप देखें, सभी लोग मजबूर हो गए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तमाम जगहों पर उस पर डिस्कशन, डिबेट, पहले तो सरकार ने उसको एक तरह से उपेक्षा की, लेकिन जब उसके उस मुद्दे को उठाया मीडिया ने, तो जो ये मैं कह रहा था, एक स्ट्रेटेजी में सी चेंज किया कांग्रेस के टॉप लीडरशिप ने। और हमें, मेरा ये मानना है, जैसे मैं जानता हूँ कि रणजीत सुरजेवाला जी उसके पीछे मेन ब्रेन थे कांग्रेस के, तो वहां से चर्चा में, मेन स्ट्रीम मीडिया में एक स्पेस कांग्रेस के नेतृत्व को, जो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसको देना पड़ा, मजबूर होकर देना पड़ा, दया करके नहीं दिया, मजबूर होकर दिया। तो ये चीज ये साबित करता है कि कांग्रेस कहीं भी सोशल मीडिया में कमजोर नहीं है। अब दूसरी बात एक छोटी सी कहना चाहते हैं, इस मामले में आप देखें सोशल मीडिया बहुत डेमोक्रेटिक है। कई बार वो कई बातों को जहाँ बेजा फैलाना होता है उसका दुरुपयोग भी होता है, और हम सभी मानते हैं कभी न कभी ऐसी बातें हुई हैं, लेकिन उसका उपयोग चाहे अखिलेश जी हो, चाहे मायावती जी हो, ना करें, ये उनका अपना डिस्कशन विवेक है। लेकिन जब करते हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी उनकी बातों को उठाकर उस पर डिबेट, डिस्कशन कराता है। और एक अंतिम बात इस मुद्दे पे कहना चाहूंगा कि आपको याद होगा, इस देश में रामायण आया था सीरियल, जिसमें केवल दूरदर्शन ही मुख्य चैनल होता था। उस समय कितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरे देश में था, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश में उसकी विजिबिलिटी कितनी जबरदस्त थी। और मैं डेट नोट करके इसलिए आया हूँ कि 25 जनवरी 1987 को उसका पहला एपिसोड आया था। लोगों ने, जिनके पास भी व्यवस्था हो सकती थी, एक टीवी ले आए, और एक टीवी पर 2-2, 3-3 गांव के, 2-2, 3-3 मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर के उसको देखते थे, रिलीजियसली देखते थे। ये उदाहरण ये बताने के लिए आज काफी है कि आज लगभग 40, 30, 35 साल बाद हर कल स्वयं बसपा के तमाम शीर्ष नेताओं ने माना कि गांव में 50% तक लोगों के पास है स्मार्टफोन। तो अगर ये मान लिया जाए, उन्हीं की बात जो सबसे कमजोर इस मामले में मानी जा रही मेन स्ट्रीम पार्टीज में, और खासतौर से उत्तर प्रदेश में 50% के पास अगर है इस ढंग के स्मार्टफोन या डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो आप विश्वास मानिए कि जितना प्यार से, जितना डिवोटेड, डेडिकेटेड उस 50% पर उनके 100% लोग, उनके वोटर और समर्थक उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, उतना स्मार्टफोन वाले कैजुअली देखेंगे, नहीं देखेंगे कि चलो हम रिकॉर्डेड है बाद में देख लेंगे। ये बहुत बड़ा फर्क है वोटर्स के माइंडसेट में, जो छोटी पार्टियों के सपोर्टर है और जो बड़ी पार्टियों के सपोर्टर है। रत्नाकर सिंह जी, एक तो ये रामायण वाला उदाहरण बड़ा अच्छा पेश किया दीक्षित साहब ने, वाकई में इस बात को मानना पड़ेगा। और दूसरी बात ये सर, आप लोगों के द्वारा भी कई ऐसे कैंपेन सोशल मीडिया पर चलाए गए। एक INC करके आप लोगों ने अपना चैनल भी शुरू किया था, इसके अलावा राहुल गांधी ने भी कई छोटे छोटे कैंपेन चलाए थे युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए। क्या हुआ उन कैंपेन का? असर इतना नहीं हो पाया?
देखिए, दीक्षित जी ने जो बात कही है कि सोशल मीडिया का प्रचलन जो है कांग्रेस पार्टी में बहुत तेजी से बढ़ गया है। चूंकि सुरजेवाला जी ने इस तरह का जो है अभियान चलाया और सोशल मीडिया से के माध्यम से ज्यादा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लोगों तक फैलाने का जो एक जिम्मेदारी लिया और फैला भी रहे हैं हम, उसका पीछे यही कारण था कि कहीं न कहीं जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हम लोगों को उतना स्पेस नहीं दिया। ये बिल्कुल सही बात है जितना देना चाहिए, क्योंकि देखिए विपक्ष की भूमिका भी उतनी ही मजबूत होती है जितनी कि पक्ष की भूमिका होती है। अगर पक्ष कोई काम करता है और विपक्ष अगर उनके काम की कमियों को नहीं गिनाता है तो जनता को यह बात पता नहीं चलेगी कि आखिर में सत्ता पक्ष जो है कहाँ सही कर रहा है और कहाँ गलत कर रहा है। तो यह अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर विपक्ष को भूमिका नहीं दे रही, स्पेस नहीं दे रही है, तो यह कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए जो है एक खतरे वाली बात कही जा सकती है। सोशल मीडिया हम लोगों ने प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया और आज हम कर भी रहे हैं। आईएनसी टीवी भी हमने लॉन्च किया है और आज आपने देखा होगा, जैसा दीक्षित जी भी इस चीज पे कह रहे थे कि राहुल गांधी जी जो है बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिदिन रखते हैं और जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं, देश से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, वो जरूर सामने लाते हैं और उस मुद्दे के ऊपर फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है अपने डिबेट और चर्चा करने के लिए मजबूर रहती है और लोगों को बताने के लिए मजबूर रहती है। तो सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल जो है आज की राजनीति में देखने को मिला है। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे जैसे छोटा सा एक कार्यकर्ता जो है आज सोशल मीडिया के माध्यम से ही आज इतने अपनी पॉपुलैरिटी, मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूं, इतनी पॉपुलैरिटी जो गेन कर पाया वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही गेन कर पाया है। अपनी बातों को हम लोग सामने रखते हैं और जनता उसको सुनते हैं और जनता के लोग उसको पसंद करते हैं। तो सोशल मीडिया आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, चाहे चुनाव हो, चाहे लोगों अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम है। लेकिन सत्य ये भी है कि देश की पूरी जनता जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं है। आज जो बुजुर्ग वर्ग है, जो एकदम गरीब तबका है, जो स्मार्टफोन्स नहीं यूज करते हैं या जो टीवी नहीं देखते हैं, वो लोगों की बातें सुनते हैं और अपना एक परसेप्शन बनाते हैं कि भाई ये पार्टी अच्छी है या ये पार्टी बुरी है। तो वो जो एक तबका है जो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं इस्तेमाल करता है, वर्चुअल रैली नहीं अटेंड कर पाएगा, तो उनके पास अपनी बातों को पहुंचाने का कोई सशक्त एक माध्यम होना चाहिए। चुनाव आयोग को इस पे भी सोचना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इस तरह के जो तबका है उस तरह के तबके के लोगों को के पास पहुंचने का एक आसान सा तरीका है कि जो भी जनप्रतिनिधि है वहां पे चुनाव लड़ रहा है वहां पे जाए और उस तरह के लोगों को इकट्ठा करके, मैं फिर कहना चाहता हूं, कोरोना प्रोटोकॉल मेंटेन करते हुए सुविधा दे रखी है रत्नाकर जी, डोर टू डोर कैंपेन के लिए जो बोल रखा है कि 5 लोग जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, वो काफी नहीं है। देखिए, विधानसभा क्षेत्र जो होता है वो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जी। और काफी मात्रा में वहां पे वोटर्स होते हैं। तो अगर आप कहेंगे कि जनप्रतिनिधि जाए और डोर टू डोर सबके घर में पहुंचकर अपनी बातों को कह दे, देखिए जनप्रतिनिधि का किसी भी वोटर के पास पहुंचने का एक अलग महत्व होता है, वो उसका एक अलग पॉपुलैरिटी होती है, लोकप्रियता होता है। वो जब भी जाता है तो अनायास लोग उसकी बातों को सुनते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर उसका कोई कार्यकर्ता जाता है और उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है तो उनमें बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। तो अगर डोर टू डोर का परमिशन दिया है, लेकिन जनप्रतिनिधि जो है, जो खुद स्वयं चुनाव लड़ रहा है, वो संभव नहीं है कि डोर टू डोर जा करके और जनप्रतिनिधि और लोगों से, जो वो तबका है जहां पे वो इस तरह की मीडिया का उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे जाकर वो बात अपनी कह दे, ये संभव नहीं है। चलिए, आशीष चतुर्वेदी जी, विपक्षी दलों के माथे पर जो चिंता की लकीरें इस समय खिंची हुई हैं, आपको तो सुकून दे रही होंगी। देखिए पल्लवी जी, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक स्ट्रेंथ है और हम अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करते हैं, हम अपोजिशन की वीकनेस पे वर्क नहीं करते हैं। हमारे पास करिश्माई नेतृत्व है और परिश्रमी कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी फौज है। अभी मैं दिनकर जी को सुन रहा था, उनका जो पहला स्टेटमेंट था, जो दूसरा स्टेटमेंट, वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई डिजिटल स्पेस में तो हम हैं, लेकिन वो स्वीकार भी कर रहे हैं कि उनका संगठन का ढांचा खत्म हो चुका है। आप देखिए, उनके पास कार्यकर्ता है ही नहीं, वो केवल प्रोपेगेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, अपने संगठन पे वो कोई ध्यान देते नहीं है। आप उनके ब्लॉक प्रमुखों को देख लीजिए, उनके जिलाध्यक्षों को देख लीजिए, उनका पूरा संगठन का ढांचा पूरे देश में चरमरा चुका है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास पन्ना प्रमुख से लेकर के, शक्ति केंद्र प्रमुख से लेकर के
मंडलों के कार्यकारिणी से लेकर के पूरी जिले की कार्यकारिणी है जो सदैव एक्टिव रहती है, और ये केवल चुनाव के दौरान एक्टिव नहीं रहती है पल्लवी जी। हमारे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जिसके कार्यक्रमों के माध्यम से हम जनता से सतत संपर्क करते रहते हैं। और ऐसा नहीं है, देखिए अभी बात कर रहे थे आप, बुजुर्गों की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि जो जनता के बीच में जो मुद्दे होते हैं ना, वो एक ज्वलंत मुद्दे होते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश की जनता जानती किस तरह से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर में एक सुधार हुआ है, किस तरह से पहले गुंडागिर्दी का राज चलता था और लोगों ने फर्क साफ देखा है। अगर हम बिजली की बात करें तो आप देखिए 15 साल तक सपा बसपा का शासन रहा, उसके पहले परसों तक कांग्रेस ने राज किया। एक पर्टिकुलर 2-3 जनपदों को वहां पर 24 आवर बिजली मिलती थी, बाकी 72 जो जिले होते थे वहां पे अनाप शनाप कटौतियां हुआ करती थी। आप देखिए, तो जब जनता को राहत मिलती है तो वो जनता के मुद्दे होते हैं, जनता वो भूलती नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं सर, फर्क क्या आपने दिखा दिया? फर्क ये दिखा दिया कि पहले सिर्फ गुंडे बदमाश इसमें शामिल होते थे और अब तो मंत्री का बेटा भी शामिल होता है, ये फर्क दिखा रहे हैं आप? ये ज्वलंत मुद्दा नहीं है आपके लिए? पल्लवी जी, फर्क ये है कि मंत्री का बेटा अगर शामिल हुआ है तो वो जेल की सलाखों के पीछे है। जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसने उसको आरोपी माना है, उसके खिलाफ चार्जशीट पेश की है टाइमली ना कि अभी भी हालात तो वैसे ही हुए। लॉ एंड ऑर्डर की अगर आप बात कर रहे हैं तो अभी भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति सुधरी नहीं है। आप अगर कंपैरिजन करेंगे सर पिछली की सरकारों के मुकाबले इस सरकार में बहुत ज्यादा अंतर डिफरेंस नहीं आया है। एनसीआरबी के आंकड़े हमने भी देखे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े सबने देखे हैं, तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है। अब यही तो बात है कि आप किस तरीके से सब कुछ हरा हरा दिखाते हैं, यही आपकी आईटी टीम करती है। यहाँ आप मजबूत है, यहाँ बाकी दल मजबूत नहीं हो पाए इतने कि सबको हरा हरा कैसे दिखाना है। देखिए पल्लवी जी, आप जाकर के वहां लोगों से चर्चाएं कीजिए। क्या वहां लोगों को पहले रात में निकल पाते थे? क्या वहां स्थिति ये थी कि लड़कियां घर से बाहर निकल नहीं पाती थी? अब उनको डर नहीं लगता है। अगर कोई हमारी स्ट्रेंथ है और उसको आईटी सेल प्रोपोगेट कर रही है तो इसमें गलत क्या है, बताइए आप। ये तमाम कांड आप ही के सरकार के टाइम पर हुए हैं सर, जिनको अभी तक आप भुगत रहे हैं, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो उन्नाव हो, कानपुर हो। ये कांड सपा के कार्यकाल में नहीं हुआ है। अब आप देख लीजिए कि कौन रात में निकला था, कौन दिन में निकला था। बताइए रत्नाकर जी। आशीष, बिल्कुल पल्लवी जी बिल्कुल सही कह रही थी आप। आशीष जी, जिस तरह से यह सब ग्लोसी पिक्चर दिखाते हैं, लोगों को हरा हरा दिखाते हैं, ये लोग यही काम करते हैं बैठ के। इनकी आईटी सेल यही करता है कि लोगों को झूठ परोसता है और झूठी बातें, अफवाह उड़ाता रहता है। कांग्रेस को बदनाम करने की बात हो, चाहे अपनी नाकामियों को छुपाने की बात हो, तो ये बड़ी बेखूबी से अपना आईटी सेल का इस्तेमाल करते हैं। ये संगठन की बात कर रहे हैं, सारे संगठन के लोग इन्हीं चीजों में लगे हुए होते हैं। और रही बात कांग्रेस पार्टी के संगठन की बात, तो आप आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस संगठन को देख लीजिएगा। आपको उत्तर प्रदेश में ही पटखनी देंगे हम। मैं आपसे यहाँ टीवी में बैठ के आपको चैलेंज करता हूँ। दूसरी बात, अगर ये कहते हैं, विकास की बात करते हैं कि हमने ये किया, हमने बहुत सारी चीजें किया, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि अगर ये इन्होंने विकास का काम किया, इन्होंने लोगों के, जनता के भलाई का काम किया है, तो ये इनको जिन्नावादी कहने की कोई जरूरत नहीं थी। इनको मंदिर और मस्जिद का मुद्दा गिनाने को लोगों की जरूरत नहीं थी। इनको गाय और पाकिस्तान का सब्जेक्ट जो लाने की जरूरत नहीं रहती। ये बताते कि हमने कोरोना काल में कितने लोगों की जिंदगियां बचाई, वो बहती हुई लाशें इनके नाकामियों का एक जीता जागता उदाहरण है। ये बताते कि हमने कोरोना काल में कितने लोगों को रोजगार दिया। ये बताते कि हम किसानों की समस्याओं को किस तरह से हमने दूर किया। ये बताते कि हमने बहू बेटियों की इज्जत आबरू किस तरह से बचाई। एनसीआरबी की आंकड़ा की बात करती हैं, यह मैं आशीष जी को बताना चाहता हूं कि एनसीआरबी के आंकड़े में ही अभी जो हाल ही में जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसमें बताना चाहता हूं कि हत्या और अपहरण के मामले में इन्हीं की भाजपा शासित जो उत्तर प्रदेश सरकार है आज नंबर 1 पे है। कहाँ अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो है मानव अधिकार उल्लंघन की बात की जाए तो मानव अधिकार उल्लंघन के मामले में भी आज सबसे ज्यादा कोई अगर अव्वल नंबर पे है तो उत्तर प्रदेश सरकार है। रही बात, ये कह रहे थे सबसे पहले स्टेटमेंट में इन्होंने कहा था कि जनता के फायदे के लिए हमने वर्चुअल रैली की है। अरे साहब, अगर आपको जनता के फायदे में वर्चुअल रैली अगर नजर आती ना, तो आप यह चुनाव जो है, जैसा कि हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर संभव हो तो यह चुनाव को पोस्टपोन कर दिया जाए कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार को देखते हुए, तो आपने उस बात को तो सुनी नहीं। आपने अगर उस बात को सुनी होती तो चुनाव आयोग, बिल्कुल आप कहेंगे कि यह चुनाव आयोग का निर्णय है,
लेकिन अगर चुनाव आयोग का यह निर्णय रहता है तो हाई कोर्ट वह चुनाव आयोग को अपील करता, हाई कोर्ट वह सरकार को अपील नहीं करता। आज लोगों की जो जिंदगियां जाएंगी, उस जिंदगियों की मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? अगर आज प्रतिदिन डबल हो रहे हैं आंकड़े, प्रतिदिन, क्यों नहीं आप लोग उस चीज को संज्ञान में ले रहे हैं? आपने सिर्फ ऐप के माध्यम से नामांकन कर दिया, मतलब आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी? आपने सिर्फ वर्चुअल रैली का आयोजन करवा दिया तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी? लोग जो पिछले चुनाव को याद करिए, 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, लाखों लोग मरे थे, आज भी लोग भुगत रहे हैं वहां पे, तो इसकी जिम्मेदारी कौन है, कौन लेगा? सभा का यहाँ पर सुझाव दे रहे थे, आप खुद मान रहे हैं कि स्थिति इतनी खराब है और उस बीच में आपको नुक्कड़ सभाएं चाहिए। पल्लवी जी देखिए, अगर चुनाव हो रहे हैं, चुनाव आयोग ने हमारे ऊपर यह चुनाव थोपा है, तो हम चुनाव लड़ेंगे, हम भागेंगे नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने आपको यह चीज भी बोला कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करते हुए नुक्कड़ सभाओं का आयोजन करने की अनुमति दी जाए। दूसरी चीज भी मैंने बोला कि अगर जो भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा है, उसकी नुक्कड़ सभा को स्थगित कर दिया जाए, उसको आगे नुक्कड़ सभा की अनुमति न दी जाए। तो मैंने साथ में ये भी कहा है, चुनाव है, चुनाव लड़ेंगे, हम लोग जनता के साथ खड़े थे और आज भी खड़े रहेंगे। जनता को बताएंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इनको धोखा दे रही है, किस तरह से इनको बरगला रही है और झूठ परोस रही है। तो ये हमारा कर्तव्य है, विपक्ष होने के नाते हम भी सत्तारूढ़ पार्टी को आना दिखाने का हमारा कर्तव्य है और हम करेंगे, और हमको वो प्लेटफॉर्म दिया जाए। चुनाव आयोग सिर्फ ये नहीं सिर्फ कर सकता है कि सिर्फ एक पार्टी जो है आईटी कॉम्पिटेंट है तो उसको फायदा मिल जाए और दूसरी पार्टियां जो छोटी पार्टियां, छोटे दल हैं, वो बेचारे वैसे ही रह जाएं, वो जनता तक पहुंच ही नहीं पाए। तो ये तो कहीं ना कहीं निष्पक्षता की बात नहीं हुई। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, मैं आऊंगी आपके पास। एक बार आशीष चतुर्वेदी जी का रिएक्शन ले लेते हैं, वो काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। बताइए चतुर्वेदी जी। देखिए पल्लवी जी, अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस प्रवक्ता को, तो आप देखिए वो कह रहे थे कि चुनाव आयोग ने ये चुनाव थोपा है। अगर आपकी जानकारी में होगा तो चुनाव आयोग ने पहले सभी दलीय एक बैठक बुलाई थी, जिसमें कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव भी थे, बीजेपी के भी थे, सपा के भी थे, बसपा के भी थे, बाकी अन्य राज्यों के भी थे जी। सभी राजनीतिक दलों ने एक मत से कहा था कि चुनाव नहीं टाले जाने चाहिए। हम नहीं थे। आप कैसे नहीं थे? आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए दिनकर जी, ऐसा नहीं होता है। रत्नाकर जी ऐसा नहीं है। आप जो लाइन ले रहे हैं वो अपनी पार्टी की ऑपोजिशन लाइन से अलग लाइन ले रहे हैं, स्थिति ये है। और आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, लाइन पे ही बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में आपको डबल डिजिट में आने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा 403 सीटों में से। ये स्थिति है। मुझे लगता है कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी अपनी हार को देख करके अभी से बहानेबाजी ढूंढना प्रारंभ कर दिया है। सर, अकेले यूपी में चुनाव नहीं है, बाकी भी 4 राज्य हैं। इसमें गोवा और मणिपुर तो ऐसा राज्य था जहां इन्हें पिछली बार ज्यादा सीटें मिली थी। वो अलग बात है कि जोड़ तोड़ करके आपने सरकार बना ली। बताइए रत्नाकर जी, जल्दी बोलिए, फिर मैं दीक्षित जी मैं आशीष जी की एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। हाँ, आशीष जी कह रहे थे कि चुनाव आयोग ने सभी दलों के साथ मीटिंग करने का एक मीटिंग किया और वो सभी लोगों से ओपिनियन लिया। देखिए, जो भी पार्टियां हैं, पार्टियां हमेशा अपने नफे और नुकसान के हिसाब से कोई भी निर्णय लेती हैं और देती हैं, समझ रही हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई से, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं आशीष भाई से, कि चुनाव आयोग को क्या सरकार से वो आंकड़े नहीं मांगने चाहिए थे? जो कोरोना की जो दरें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, डबल होती जा रही हैं, कोरोना में मृत्यु दर भी उनको देखना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग से आंकड़े लेने चाहिए। उन आंकड़ों के आधार पे चुनाव आयोग को निर्णय लेना चाहिए था कि हमको इलेक्शन करवाना है कि नहीं करवाना है। आप विपक्षी पार्टियों से एक फॉर्मेलिटी के तौर पे एक मीटिंग कर लिए तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। तो चुनाव आयोग ने अपना, जब कल प्रेस वार्ता शुरू हो रही थी रत्नाकर जी, तो उन्होंने पहली लाइन ये क्यों कही कि हमारी तमाम राज्य सरकारों से बात हुई है? तो क्या वो झूठ बोल रहे थे? चंद्रा साहब झूठ बोल के चले गए? नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज मैं यही कहूंगा कि चुनाव आयोग ने मीटिंग किया है। इंटरप्ट करना चाहता हूँ पल्लवी जी। पल्लवी जी, कल चुनाव आयोग की अगर आपने प्रेस ब्रीफिंग देखी हो तो उन्होंने ये कहा है कि हमने राज्य सरकारों से, राजनीतिक दलों से बात की है। अपार्ट फ्रॉम दैट, उन्होंने वहां के सभी के सेंट्रल हेल्थ डिपार्टमेंट, मतलब केंद्रीय जो स्वास्थ्य विभाग है, उससे
और तमाम प्रदेशों के स्वास्थ्य विभागों से, उनके हेल्थ सेक्रेटरी से भी विस्तार पूर्वक चर्चा की है। देखिए, इलेक्शन कमीशन भारत में एक संवैधानिक बॉडी है, उसका ये जो निर्णय है जो समय पे चुनाव कराने का है, सभी राजनीतिक दलों ने इसमें अपनी सहमति दी थी। चलिए ठीक है। अच्छा, मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछूंगा आशीष जी से। आज जो कोरोना की बढ़ती हुई दरें हैं, हर रोज डबल डिजिट हो रहा है। आप सुबह में आते हैं टीवी पे कहते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। दोपहर में आप जो है आके रैलियां कर रहे थे, ठीक है। फिर रात को कोविड मीटिंग करते हैं, आप कहते हैं कि किस तरह से इस कोविड की समस्या को हल किया जाए। आप इस कोविड काल में चुनाव कराने के पक्ष में हैं, भले जनता की जान चली जाए। आप बता दीजिए, अपनी मंशा क्लियर कर दीजिए। हम तो कांग्रेस पार्टी, अगर चुनाव आयोग कहती है कि चुनाव लड़ना है, चुनाव कराना है, तो हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हम भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेदारियों से। आप बता दीजिए कि इस परिस्थिति में चुनाव कराना सही है या गलत है। चलिए, वो आप जवाब दे दीजिएगा सर। मेरे को एक बार जी दीक्षित साहब का भी रुख करना, वो काफी देर से बैठे हुए हैं। एक मिनट जी पल्लवी जी, अगर आपको ध्यान हो तो थोड़े दिन पहले कांग्रेस ने एक निर्णय लिया था कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर कोई रैली नहीं करेंगे। हाँ, केवल ये उत्तर प्रदेश के लिए निर्णय लिया था। उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में इनकी रैलियां जारी थी। तो क्या केवल कोरोना उत्तर प्रदेश तक ही सीमित था? क्या पंजाब और कोरोना में पंजाब में और ऐसा है? ठीक है, ठीक है। एक तो रत्नाकर जी, आपके लिए मैं एक सवाल ये भी छोड़ जाती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि चुनाव थोपे जा रहे हैं, आपके हिसाब से रैलियां और चुनावों की वजह से कोविड बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, लोगों की जान जा सकती है, आपकी सारी शंकाओं को मैं बिल्कुल सही मानती हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में कौन से चुनाव है जो वहां पर इतने ज्यादा कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और स्थितियां इतनी खराब है? इसका जवाब मुझे जरूर दीजिएगा। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, आप दोनों की इस समय वार्ताएं सुन रहे थे, आपके हिसाब से क्या वाकई में देश पर इस समय इन 5 राज्यों के चुनाव थोपे जा रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं। देखिए पल्लवी जी, जो आशीष जी ने कहा था कि चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों का मत लिया, आपको याद होगा कि विशेष करके चुनाव आयोग ने, चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का एडवाइजरी था कि चुनाव टाले जाएं, इस समय न कराए जाए, तो उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करने के बाद एक बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें ये बात पब्लिक के सामने रखी थी कि हमने बात किया सारे राजनीतिक दलों से, छोटे बड़े सभी से, और सभी एक मत से इसके लिए आतुर हैं कि चुनाव समय पर ही होने चाहिए। तो इसके बाद ये तो गुंजाइश नहीं बनती कहने के लिए किसी भी पार्टी को कि चुनाव उनके ऊपर थोपा गया है। ये बिल्कुल अनटेनेबल है, ये उचित नहीं है। चुनाव आयोग ने इसलिए खास तौर से उत्तर प्रदेश के मामले में सभी पार्टियों से मीटिंग करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी, अगर किसी पार्टी का मत इसमें नहीं होता तो उसके खिलाफ उनका बयान जरूर आना चाहिए था। दूसरा, कल के प्रेस वार्ता की बात आपने कही चंद्रा जी की, उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ये बात कही कि संविधान का दायित्व है उनके ऊपर जिसका उनको निर्वाह करना है। वो क्या है, उन्होंने बाकायदे आर्टिकल के साथ बताया था। आर्टिकल 172(1), मैं आपके लिए अगर आप कहें तो मैं पढ़ के बता दूं हिंदी में उसका वर्जन। आर्टिकल 172(1) भारतीय संविधान का कहता है कि प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं, और 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधानसभा का विघटन होगा। कल इसका उल्लेख किया था चंद्रा साहब ने, अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, और ये इसीलिए किया था क्योंकि इससे काफी चर्चा हो रही थी और पिछली बार मद्रास हाईकोर्ट ने बाकायदे स्ट्रिक्चर पास किया था और आदेश दिया था कि चुनाव आयोग के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए, जिसके खिलाफ चुनाव आयोग को भाग करके सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। जो अपनी संवैधानिक दायित्व को पूरा कर रहे थे उनके खिलाफ न जाने किन परिस्थितियों में मद्रास हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए, जिन लोगों की मौत चुनाव के समय में कोविड के कारण हो रही है उसको देखते हुए। तो इसीलिए इस बार पूरी की पूरी चीजों का एक्सरसाइज किया चुनाव आयोग ने, और कल इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदे 172(1) का उल्लेख करके चंद्रा साहब ने बताया
ये हमारा दायित्व है, अनलेस सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के संसद से इसके लिए संवैधानिक संशोधन करके देते कि हम चाहते हैं कि आगे 6 महीने तक कोविड की सिचुएशन ठीक नहीं होती है, तब तक के लिए सभी विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया जाए, सारी सरकार बनी रहे। अन्यथा जो 172(1) में प्रावधान है, सारी विधानसभाएं जिन पे 5 के चुनाव होने जा रहे हैं, किसी का अप्रैल में, किसी का मई में, मैक्सिमम सबका कार्यकाल 5 साल का पूरा हो रहा है, उसके बाद तो संवैधानिक संकट आ जाता है। अगर एक इस पे यूनानिमिटी सारे पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं होती, क्या होता? सब में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, सारे जगह ये पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है कि भाजपा ने जानबूझकर पर्दे के पीछे से पंजाब, 4 राज्यों में तो उनके शासन है, पंजाब में भी शासन करने की अपनी व्यवस्था कर ली। इसीलिए जब ये डिस्कशन चल रहा था तो सारी पॉलिटिकल पार्टी को सामने आकर के एक डिमांड रखनी चाहिए थी, और शायद इसमें भाजपा को भी एतराज नहीं होता क्योंकि उनके पास 4 राज्य हैं इनमें से, और विशेष अधिवेशन बुलाकर, अभी आपके सामने शीतकालीन सत्र खत्म हुआ, ऐसे भी हो सकता था, अभी भी हो सकता है, विशेष अधिवेशन बुला करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसी परिस्थिति है, इस परिस्थिति में सभी राज्यों की सरकारों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, ये प्रावधान भी है इसी 172(2) में, ये प्रावधान है कि विकट परिस्थितियों में 6 महीने के लिए, ऐसा जम्मू कश्मीर में कई बार किया भी है भारत सरकार ने, 6 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है विधानसभा का, इसका उपयोग किया जा सकता था। लेकिन इस पे राजनीतिक रजामंदी, यूनानिमिटी आवश्यक है, नहीं तो आगे के लिए इसका दुरुपयोग होने की आशंका रहती है ऐसी चीजों का। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा जो एक बात कह रहे थे रत्नाकर जी कि डिसएडवांटेज होंगे छोटे पार्टी, लेकिन इसके प्लस हैं और माइनस, पल्लवी जी, दोनों हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। हमेशा ये कांग्रेस का और छोटी पार्टियों का ये आरोप होता है भाजपा पे कि ये तमाम तरह से अपनी कैंपेनिंग करके जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनके पास संसाधन ज्यादा है। और अभी रिसेंट जो आरोप लगाए गए हैं कि जो राजनीतिक दलों के लिए बॉन्ड जारी किए गए थे, उसमें से 90% से अधिक बॉन्ड जो है उनका धन भाजपा के पास गया। ऐसे में निश्चित तौर से ज्यादा रैली करने का, ज्यादा से ज्यादा कैंपेनिंग करने का, रोड शो करने की ताकत, और जैसा बता रहे थे आशीष जी कि उनके कार्यकर्ताओं की ताकत दुनिया में सबसे अधिक है आज की डेट में, तो वो ज्यादा इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अदरवाइज अगर आप देखें सिक्के का दूसरा पहलू कि जो छोटे दल हैं, इन संसाधनों को देखते हुए बीजेपी के खिलाफ डिसएडवांटेज पोजीशन में होते हैं। तो अगर ये मैदान में उतरकर चुनाव करने की छूट, रैली करने की छूट, रोड शो करने की छूट, जो पंप एंड शो एक तरह से इवेंट मैनेजमेंट दूसरी पार्टियां आरोप लगाती है भाजपा पे, वो नहीं करने की छूट होगी, तो छोटे दलों को भी इस डिसएडवांटेज पोजीशन से लाभ होगा। सभी बराबर पोजीशन में है, अपनी बात सोशल मीडिया से और बाकी चीजों से करिए, एक समान लोगों के पास जाएगा, और लोगों ने जो काम देखा है अपनी अपने यहाँ की सरकारों का, और जो अपने अपने पार्टियों के नेताओं का परफॉर्मेंस देखा है, वो बहुत है असेस करने के लिए कि वोट कैसे करना है, किसको करना है, किसको नहीं करना है। इसलिए इसमें मेरा ये मानना है कि बहुत डिसएडवांटेज पोजीशन में कोई भी नहीं है। और जहां तक एक लास्ट बात कहूंगा कि छोटी पार्टियां हैं, उनके कार्यकर्ता किस दिल के होते हैं। रामायण महाभारत का उदाहरण मैंने इसीलिए दिया था कि वो अपने नेता की तस्वीर अपने यहाँ मढ़वा के अपने कमरे में रखते हैं। अगर उनको छोटा सा भी एक बयान मिलेगा तो 10 बार छोटे फोन पर भी सुनेंगे, और अगर एक स्मार्टफोन होगा एक गांव में तो उस पर इकट्ठे होकर 200 लोग उसको देखेंगे और सुनेंगे। इसलिए उसका उपयोग करने की बात होनी चाहिए। एक अंतिम बात कि चुनाव आयोग अगर चाहे तो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरह से कुछ ऑर्गेनाइज रैलियां खुद भी करवा सकता है, और उसमें सारे एसओपीज फॉलो करके, जो कह रहे थे रत्नाकर जी, उसके लिए एक उपाय ये हो सकता है अगर सब लोग रजामंद हो कि इसमें सबको उन पार्टियों की स्ट्रेंथ के हिसाब से या कोई तरीका निकाल के सबसे सहमति से ऑर्गेनाइज करेंगे प्रोग्राम चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें सारे नेता अपनी आए बात रखें और जा सकते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है। नहीं तो एक तो गड़बड़ी जरूर हो रही है पार्टियों के बीच में, नहीं, पहले दूसरे तीसरे राउंड के बीच में। अगर 15 जनवरी तक बैन कर दिया है चुनाव आयोग ने, और पार्टियों के दबाव में अगर उसके बाद उन्होंने ओपन किया, तो जो पहले राउंड में चुनाव होने हैं 10 फरवरी को, उनके और जो अंतिम राउंड में चुनाव होगा उनके बीच में तो कैंपेनिंग का एक अवसर का फर्क पड़ेगा,
और बाद वाले जो हैं एडवांटेज में होंगे और जो पहले दूसरे राउंड वाले हैं वो डिसएडवांटेज पोजीशन में होंगे। इसका उपाय तो निकालना पड़ेगा चुनाव आयोग को। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी देखिए अभी 15 तारीख तक के लिए तो वो वैसे ही समीक्षा करने के लिए कह चुके हैं, तो अब देखते हैं उसके बाद क्या कुछ स्थितियां बनती है। रत्नाकर जी, पहला सवाल तो मेरा यही था कि महाराष्ट्र में कौन से चुनाव हो रहे हैं जो वहां पर इतने बुरे हालात हो रहे हैं कोविड के केस को लेकर, इसलिए आपको लग रहा है कि चुनाव आप पर थोप दिया गया। और दूसरा, कल अपने संबोधन की शुरुआत में ही चंद्रा साहब ने कुछ पंक्तियां पढ़ी थी, बड़ा अर्थ लिए हुए वो पंक्तियां थी कि यकीन हो तो रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है। तो अगर वो कुछ सकारात्मक सोचकर कह रहे थे, चलिए आपको हंसी आ रही है, पहले मैं आपका रिएक्शन ही ले लेती हूँ, बताइए। चिराग बुझ गया न जाने कितने घरों का चिराग जो है इस चुनाव में बुझ गए हैं। वो चुनाव आयोग को उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। रही बात जो कह रही है कि महाराष्ट्र में या मुंबई में जो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जो बढ़ रहा है, उस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, यह एक घनी आबादी वाला एक शहर है और यहाँ पे एक जो स्पेस यूज किया जाता है, थोड़ी जगह में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। एक घरों में एक रूम में जो है 10-10 लोग 8-8 लोग रहते हैं। तो यहाँ पे अगर संक्रमित हो जाते हैं लोग, तो चूंकि उसको दूसरे तरीके से नहीं लेना चाहिए कि हम यहाँ पे सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं या फिर हम कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमने यहाँ पे सारी मेडिकल सुविधाएं दी हैं, हमने यहाँ पे टेम्पोररी बहुत सारे हॉस्पिटल बनाए हैं, हमने ऑक्सीजन का प्रबंध किया है, दवाइयों का प्रबंध करे हैं। हम पूरी तरह से यहाँ पे कोरोना की लड़ाई को लड़ने के लिए सक्षम हैं और तैयार भी हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले कोरोना की लहर में भी किस तरह से हम लोगों को WHO से भी हम लोगों को बोला गया कि किस तरह से बहुत बढ़िया इन्होंने व्यवस्था करके रखी थी। तो हमारे ऊपर यह प्रश्न जो उठाना यह ठीक नहीं है। वो तो यूपी सरकार के लिए भी बोला था सर। जी सुन लीजिए आगे। हाँ। हम जो है, दूसरी बात ये बोल रहा हूं मैं, हम जो है आंकड़ों को छुपाते नहीं है। जो भी आंकड़े आते हैं वह जनता को दिखाते हैं, सतर्क करते हैं उनको कि देखिए भाई आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और घरों में रहिए। बहुत अत्यंत आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलिए और अपना काम करिए। यह उत्तर प्रदेश की सरकार की तरह नहीं है। पिछले लहर में देखा होगा कि किस तरह से हर एक गांव में कम से कम 10 लोग मरे हैं हर एक गांव में। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितने आंकड़ों को बताया है कि वो कितना मरे हैं। लगभग 1 लाख गांव है उत्तर प्रदेश में। हाँ। और लगभग 8-10 अगर लोग मरे हैं एक गांव में, तो जोड़ लीजिए कितने लाख लोग मरे हैं उत्तर प्रदेश में ही। वो तो सरकारी आंकड़े दिखा नहीं सकती। लोगों ने देखा है गंगा में तैरती हुई लाशें किस तरह से जा रही थी सैकड़ों की संख्या में। तो लोगों को तो अनुमान हो गया कि जो सरकार आंकड़ा दिखा रही है वो झूठा आंकड़ा दिखा रही है। मरने वालों की संख्या तादाद उससे कई गुना ज्यादा है। जैसा कि विदेशी एजेंसियों ने भी कहा है कि भारत में कोविड के कारण मरने वाले लगभग 40 से 50 लाख लोग हैं, लेकिन भारत की सरकार ने यह आंकड़ा छुपाया है। तो जहां भी हमारी सरकार है, यहाँ पे महाविकास आघाड़ी की सरकार है, हम आंकड़ों को छुपाते नहीं है। हम लोगों के ट्रांसपेरेंसी रखते हैं और लोगों को सच्चाई बताते हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है जो झूठ बोलना लोगों से और पंचायत चुनाव करवाना और कुंभ का मेले का आयोजन कराना, 1-1 लाख फर्जी टेस्ट करवाना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चरित्र है, कांग्रेस पार्टी का चरित्र नहीं। चलिए आशीष चतुर्वेदी जी बताइए। पल्लवी जी, मैं भी रत्नाकर जी को सुन रहा था। आप देखिए कि जो आंकड़े आते हैं मौतों के, वो डिफरेंट स्टेट से आते हैं। इसमें केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है। उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी आंकड़े देती है, कांग्रेस की सरकारें भी आंकड़ा देती है और अन्य दलों की सरकारें भी वहां पे आंकड़ा देती है। जैसे राजस्थान की सरकार जो आंकड़ा देगी, मध्य प्रदेश की जो देगी, उत्तर प्रदेश में कौन सी सरकार ने आंकड़ा दिया था, उसी का सम टोटल करके आंकड़े आते हैं। आप देखिए कि अगर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में इन्होंने ऑफिशियल मौतें बता रखी है, 9000 मौतें हुई है। और कई अखबारों ने इसको बहुत प्रमुखता से छापा है कि अगर हम बात करें मौतों की तो टोटल जो एडिशनल मौतें रिपोर्ट हुई हैं वो 40,000 मौतें रिपोर्ट हुई हैं। मतलब 32,000 के आंकड़े तो इन्होंने यहाँ पर खा रखे हैं। तो मुझे लगता है रत्नाकर जी को अपनी सरकारों के चरित्र को भी देखना चाहिए। आप देखिए भारत जैसे देश में जहाँ पे इतनी विविधता है, जहाँ इतनी विषमताएं हैं, उस देश में जब राहुल गांधी जी ट्वीट कर रहे थे हमारी वैक्सीन कहाँ चली गई, और
कई लोग उस पर संशय कर रहे थे कि आप किस तरह से इतना बड़ा वैक्सीन का प्रोग्राम चलाएंगे। आप देखिए, भारत ने 150 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोजेस देने का एक असाधारण सी उपलब्धि हासिल की है। जी आशीष चतुर्वेदी जी, चलिए अपने मुद्दे का अब हम रुख कर लेते हैं। हम डिजिटल प्रचार के बारे में बात कर रहे थे। आंकड़े तो ये भी बताते हैं सर, अगर मैं उत्तर प्रदेश के ही बारे में बात करूं तो यहाँ की लगभग 50% महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास इंटरनेट तो छोड़िए, स्मार्टफोन भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में वाकई में बड़ा सवाल ये हो जाता है कि किस तरीके से, आप खुद ही बता दीजिए कि आप किस तरीके से इन महिलाओं के पास पहुंचेंगे और इन्हें कोशिश करेंगे कि ये आपका एक बड़ा वोट बैंक बनकर सामने आ जाए। ये बिल्कुल सही बात पल्लवी जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है। मुझे बताइए पल्लवी जी, अगर कोई पार्टी रैली भी आयोजित करती है, हाँ, तो क्या सभी लोग उस रैली में शामिल हो जाते हैं? क्या सब लोग उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं? क्या ऐसी बहुत बड़ी जनता होती है जो न तो रैलियों में जाती है, लेकिन फिर भी उसके अपने विधानसभा के जो मुद्दे होते हैं वो उनको पता होते हैं। अभी आप ग्रामीण महिलाओं की बात कर रहे थे कि ऐसी बहुत सारी महिलाएं जिनके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है। आप देखिए, उन महिलाओं को पता है कि प्रधानमंत्री जी ने उनको आवास दिए हैं। अच्छा, 80 करोड़ से अधिक लोगों को मोदी सरकार ने, आप देखिए, खाद्यान्न देने का काम किया है इस कोरोना जैसे विषम परिस्थिति में भी। ऐसी माताएं बहनें जो 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर पानी लेने जाती थी, उसके लिए मोदी सरकार ने एक लक्ष्य लिया है कि हम जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से। यूपी में पीएम मोदी को वोट दिए जाएंगे या सीएम योगी को? सबसे पहले तो मुझे अब आप ये क्लियर कीजिए। देखिए, मोदी जी हमारे शीर्ष नेतृत्व है, मतलब उनके चेहरे पर और चुनाव वहां लड़ पे रहे हैं डबल आप? इंजन नहीं, देखिए, दोनों के नाम पे चल रहे हैं। मोदी जी के नाम पर भी चुनाव लड़ रहे हैं, योगी जी के नाम पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। बदलाव दोनों से होता है। आप देखिए, तभी तो हम कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार, उसका बेनिफिट वहां की जनता को मिल रहा है। अभी आप एक ही इंजन के बेनिफिट बता रहे थे सर। अभी आपने जो भी 2-3 योजनाओं के नाम लिए वो सब प्रधानमंत्री की योजनाएं थी। तो सीएम योगी ने 5 साल में क्या किया, उसका भी तो ब्यौरा देंगे ना आप, विधानसभा क्षेत्र की उन महिलाओं को, उन लोगों को। पल्लवी जी, मैंने बताया, उसका भी बताया है। क्या बताइए, दोबारा रिपीट कर दीजिए। पल्लवी जी, मैंने बिजली की स्थिति के बारे में बताया था कि आप देखिए, बड़े बड़े जनपदों में उत्तर प्रदेश के, चाहे कानपुर की बात करें, चाहे आगरा की बात करें, चाहे झांसी की बात करें, घंटों घंटों बिजली जाती थी। तो जनता देख नहीं रही है कि अब बिजली 24 घंटे कैसे आ रही है जी। तो जनता को फर्क साफ दिख रहा है। चलिए, और एक्सप्रेस वे की सुविधा आप लोग लगातार दे रहे हैं, एक के बाद एक कई शिलान्यास किए जा रहे हैं। जब एक्सप्रेस वे था ही सर, तो ये धर्म के नाम पर इंजेक्शन लगाने के बीच बीच में क्यों जरूरत पड़ जाती है? नहीं, हम कोई धर्म के इंजेक्शन लगा नहीं रहे हैं। नाम पे बीच बीच में अक्सर बात तो अखिलेश जी कर रहे हैं। किताबों जिन्ना की जो तुलना है वो सरदार पटेल महात्मा गांधी से कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, बताइए रत्नाकर सिंह जी। देखिए, इनके पास विकास के नाम पे गिनाने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए इधर उधर की बातें करेंगे। ये मोदी जी की बात करेंगे, केंद्र की योजनाओं को की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में इनको विकास कुछ है नहीं। विकास वहां पे जो गायों में खेतों में जो गाय जो चर रही हैं, आपने देखा होगा, कल ही परसों में एक वीडियो आया किस तरह से किसान अपना गुस्सा प्रदर्शित कर रहा है, एक विधायक को तमाशा मारता है। सब लोगों ने देखा तो किस तरह से किसान आक्रोशित है, क्योंकि उनकी फसल जो है, मेहनत की फसल जो है, गाय और सांड और बैल जो है खा जा रहे हैं। तो यही इनकी उपलब्धि है। इनके पास उपलब्धि गिनाने नाम की चीज है नहीं कोई। ये सिर्फ गाय, गोबर, पाकिस्तान, जिन्नावादी, इन्हीं सब चीजों में चलते रहते हैं। ये चलते तो है विकास को लेकर के, कहेंगे कि हम विकास करेंगे विकास करेंगे विकास करेंगे, लेकिन बाद में जब अंततोगत्वा ये धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं और हिंदू मुसलमान करने लगते हैं, भारत पाकिस्तान करने लगते हैं, गाय गोत्र की बात करने लगते हैं, तो यही इनका चरित्र है। रही बात ये गिना रहे हैं बहुत सारी उपलब्धियां। भाई साहब, कोविड में आप लोगों ने उन्हीं लोगों को जो पैदल जा रहे थे यहाँ से, उत्तर प्रदेश में जो प्रवासी थे जो अपने गांव में जा रहे थे, तो हम लोगों ने सहायतार्थ को बसों का आयोजन कराया। वहां पे सीमाओं से जो पैदल जा रहे थे उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए प्रियंका गांधी ने बसों का प्रबंध कराया। आप लोगों की मंशा ये है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह से आम लोगों से जुड़े नहीं, इसलिए आप लोगों की राजनीतिक
दुर्भावना के तहत जो है आपने बसों को रुकवा दिया और वहां पे पैदल जाने के लिए लोगों को मजबूर किया। एक तो आप सुविधा देते नहीं है, दूसरे जब कांग्रेस पार्टी के लोग वहां पे काम करने की बात करते हैं तो आप उनको काम करने देते नहीं है। आपके ही उत्तर प्रदेश में 14 एमएलए लोगों की मौत हुई है कोरोना काल में, जिसमें 3 मंत्री थे। तो ये कौन सा आप लोगों ने कोरोना प्रबंध में कौन सा तीर मार लिया था, वो सारी दुनिया और देश ने देखा है। ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी, आपने तो देश का प्रधानमंत्री रुकवा दिया पंजाब में, पूरे राजनीति का रुख ही बदल दिया। नहीं, हमने रुकवाया नहीं है। ये एक राजनीतिक नौटंकी के तहत इन लोगों ने ये चीजों को रचा हुआ है। आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से वहां पे कुर्सियां खाली थी, 70,000 कुर्सियां लगी थी और 700 लोग भी नहीं थे, और वो जो किसान थे वो वहां से 1 किलोमीटर दूर बैठे थे। ये भी अभी तक सामने आया है कि 1 किलोमीटर दूर बैठे थे और प्रधानमंत्री जी को डर लगने लगा और वो गए नहीं, और एयरपोर्ट पे आके बोलते हैं कि धन्यवाद चन्नी जी, आपकी वजह से मैं बच गया। तो इस तरह का बचकाना जो है बयान प्रधानमंत्री जी खुद देते हैं। आज तक कोई प्रधानमंत्री हमारा ये नहीं बोला है कि धन्यवाद, कि भगवान धन्यवाद आपको कि मैं बच गया। तो इस तरह से ये राजनीतिक नौटंकियां करने में माहिर लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और लोगों ने देखा है कि किस तरह से ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा करते हैं। अरे जो किसानों को आप लोग न्याय नहीं दिला पाए, जो आपने जो कृषि कानून बिल जो लेके आए थोपे किसानों के ऊपर, उसको हटाने में आप लोग को 1 साल लगे। जब 700 किसान मर गए उसके बाद आपके कानों में जूम रहेगा कि नहीं, ये किसान काला कानून जो है ये सही नहीं है। 700 किसानों के मरने के बाद तो किस तरह से आप लोग उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि वहां पे रैली में किसान आएंगे? वहां की जनता आज पूरी तरह से नाराज है आज इनसे। ये वहां पे देखिएगा इस इलेक्शन में इनका पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो ये आरोप लगाने का काम करते हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। पंजाब में इनका आईटी तंत्र काम नहीं कर पा रहा है, रत्नाकर सिंह जी। देखिए, आईटी तंत्र जो है झूठ फैलाता है इनका, और पंजाब की जनता ने यह देख लिया है पूरी तरह से। झूठ की बुनियाद बड़ी नहीं होती है, झूठ कुछ दिन तक चलता है। अंततोगत्वा ये जो पूरे देश भर में अपना जो झूठ का ये आईटी सेल बनाए हुए हैं, वो अंततोगत्वा लोगों को अब एहसास होने लगा है कि यह सिर्फ झूठ परोसते हैं। एडिट करके वीडियो राहुल गांधी जी का दिखाते हैं, एडिट करके चीजों को लोगों के सामने दिखाते हैं, इतिहास आरएसएस का इतिहास लेके आते हैं, लोगों को पढ़वाते हैं। तो ये झूठ तंत्र कितने दिन चलेगा? पंजाब में लोगों को पता चल गया है, बाकी जगहों भी धीरे धीरे पता चल रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिएगा किस तरह से इन लोगों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तंत्र के सारे ही चुनाव लड़वाने का मन बना लिया है सर, वो फैसला भी सुना दिया गया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि इस तंत्र के सहारे किसकी नैया कहां तक पार लग पाती है। शुक्रिया तीनों मेहमानों का तमाम चर्चा करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है कि अब राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो डिजिटल तरीके से प्रचार करेंगी। अब इस फैसले के बाद कई राजनीतिक दलों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं, क्योंकि उनका आईटी सेल इतना मजबूत नहीं है और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।